हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। हम अपनी इस सीरीज में करते हैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर 100 फॉर सिविल सर्विस के नोट्स, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस में इकाई नंबर 6 से रिलेटेड हैं, जिसमें मानव स्वास्थ्य भारत एवं राज्य सरकार की योजनाएं हम इसमें कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं या फिर इन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा मानव स्वास्थ्य एवं भारत एवं राज्य सरकार की योजनाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन आएगा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। फिर आते हैं आयुष चिकित्सा पद्धति, जिसमें हम आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को कंप्लीट करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम केंद्र राज्य संबंधी मतलब स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं को हम कंप्लीट करेंगे। अब पढ़ते हैं हम संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहा जाता है, तो विश्व में मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? WHO की होती है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? परिवार कल्याण मंत्रालय की है। देखिए, विश्व में यदि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारी होती हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, और राज्य में या फिर देश में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आता है स्वास्थ्य क्या होता है। WHO के अनुसार, WHO ने एक परिभाषा दी है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में दक्ष है मतलब सक्षम है, तो वो क्या है? असल मायनों में स्वस्थ माना जाता है। मानव स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य कहलाता है। मानव के रोग क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट या विकार को रोग कहते हैं, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना रोग कहलाता है। उपार्जित रोग, वे रोग जो मानव के जन्म के पश्चात किसी व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग या संचारी रोग, एक असंक्रामक रोग या फिर असंचारी रोग। अब हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग या संचारी रोग क्या होते हैं, या और असंक्रामक और असंचारी रोग क्या होते हैं। इनकी 3 नंबर में डेफिनेशन भी आ सकती है और इनके बीच में अंतर भी आ सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम संक्रामक रोग या संचारी रोग। इनकी परिभाषा, वे रोग जो रोग कारक द्वारा उत्पन्न होते हैं परंतु रोग वाहक द्वारा फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। मतलब रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं लेकिन वाहकों द्वारा फैलते हैं, उनको संक्रामक रोग कहा जाता है। यह जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक के द्वारा फैलते हैं और इनके रोग वाहक क्या होते हैं? पक्षी, कीट, स्तनधारी, कोई भी इसका रोग वाहक हो सकता है। उदाहरण के लिए टीबी, एड्स और मलेरिया ऐसे रोग जिनमें कारक के द्वारा उत्पन्न हो गए लेकिन फैलेंगे किसी वाहक के द्वारा फैलते हैं, उनको कहा जाता है संक्रामक रोग। अब आते हैं असंक्रामक रोग या असंचारी रोग। ये इनकी परिभाषा क्या है? ऐसी बीमारियां जिनका कारण रोग कारक नहीं होता, ना ही इन बीमारियों के फैलाव में रोग वाहक की आवश्यकता होती है, यह असंक्रामक होते हैं। मतलब यह रोग कारक के द्वारा नहीं हो रहे हैं और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकते क्योंकि इसको रोग वाहक की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये होते हैं असंचारी रोग या फिर असंक्रामक रोग। इनके रोग कौन कौन से हैं? ये बीमारियां छुआछूत द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे कि कैंसर हो गया, मधुमेह अर्थात डायबिटीज हो गया और गांठिया, ये रोग असंचारी रोग में आते हैं। अब आते हैं संक्रामक रोग या संचारी रोग। इनकी परिभाषा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अभी हम डिफरेंस पढ़ लिए कि संचारी रोग और असंचारी रोग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। संक्रामक रोग या संचारी रोग, ये रोग जो कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं एवं रोग वाहकों द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसका संसर्गी रोग क्या होते हैं? इन रोगों का फैलाव एक पीड़ित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में बड़ी तेजी से हो जाता है, इसलिए इन्हें छुआछूत या संसर्गी रोग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस जो था वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता था, वो क्या था? संक्रामक रोग था, या कम्युनिकेबल डिसीज इसको कहा जाता है, और इन्फेक्शन डिसीज भी इनको कहा जाता है। कम समय में इन रोगों की तेजी में वृद्धि हो जाती है और तेजी से ये अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। इन्हें बड़ा दुष्कर और दुष्टकारी माना जाता है। जैसे कोरोना फैला था तो पूरा देश बंद करना पड़ा था, तो ये क्या होते हैं? बहुत दुष्कर होते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं।
इनकी विशेषताएं क्या हैं? संक्रामक रोग का कारण जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक या नेमाटोडा रोग कारक होते हैं। संक्रामक रोग का फैलाव वाहक, मच्छर, मक्खी, कीट, चमगादड़, पक्षी, सुअर आदि द्वारा हो सकता है। संक्रामक रोग का संवहन जल, वायु, लार, पसीना आदि के माध्यम के द्वारा भी होता है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जितना फैलाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना होता है, इन्हें दुष्कर मानते हैं। मतलब यह प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से फैल सकता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दुष्कर रोग भी बना देती है ये कारण। व्यक्तिगत अस्वच्छता, दूषित जल, भोजन, दूषित वायु आदि से संक्रमण रोग का प्रमुख कारक माना जाता है। देखिए इनकी विशेषताएं क्या है। संक्रमण रोग कैसा है? पहले तो जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक और नेमाटोड द्वारा फैल जाएगा। फिर दूसरा, यह इनके लिए वाहक क्या क्या हो सकते हैं? मच्छर, मक्खी, चमगादड़, पक्षी, सुअर आदि इसके संवाहक हो सकते हैं। फिर संवाहन कैसे कर सकता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है? जल से जा सकता है, पानी से जा सकता है, लार से, पसीने से के माध्यम से ये संवाहन कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाएगा। और दूषित जल, अस्वच्छता, दूषित वायु, भोजन के कारण ये फैल जाते हैं। दूषित जल की एक बूंद हजारों बीमारियों का कारण बनती है, यह WHO के अनुसार। मतलब एक यदि दूषित जल की बूंद है तो वो कितने सारे जीवाणुओं को जन्म दे सकती है और कितनी सारी बीमारियां फैला सकती है। WHO के अनुसार विश्व में आधी से अधिक मौतों की जिम्मेदार संक्रामक बीमारियां होती हैं। पिछले गत 5 वर्षों में लगभग 500 से अधिक विभिन्न नई संक्रामक बीमारियां फैलने की पुष्टि हुई है। अब आते हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो इसमें एक रोग वाहक होता है और एक रोग कारक होता है। रोग कारक होते हैं और एक रोग वाहक होते हैं। तो रोग कारक क्या होते हैं? इसमें जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक और कृमि आते हैं। और रोग वाहक क्या होते हैं? इसमें कीट जो कि 6 पैर वाले होते हैं, जिनके मतलब 3-3 जोड़ी होते हैं, जैसे कि मच्छर, मादा एनफ्लीज, मादा क्लूलेक्स फिटिगिन्स, मादा एंडीज इजिप्टी जो कि एशियन टाइगर इसको कहा जाता है, मक्खी जो कि बालू मच्छी या फिर जिसको सिक्ता मक्खी कहा जाता है, और सीसी मक्खी। फिर आते हैं पक्षी, तो इसमें मुर्गी, सारस और स्तनधारी आते हैं, जिसमें सुअर, चमगादड़ और कुत्ता स्तनधारियों के अंदर आता है। इनके कारण ये रोग वाहक होते हैं। और रोग कारक क्या होते हैं? मतलब कारक मतलब जिनसे जन्म हो रहा है, तो जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक और कृमि के द्वारा इनका जन्म होता है। तो इनको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और नेमाटोड कहा जाता है। तो इनसे इनका जन्म हो गया, तो ये रोग कारक हो गए। वाहक मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे पहुंच जाएगा या फिर कैसे फैलेगा एक से दूसरे में, तो इसके लिए मच्छर फैला सकते हैं, मक्खियां फैला सकती हैं, पक्षी फैला सकते हैं और स्तनधारी। तो मच्छर में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। मादा एनफ्लीज, मादा यूक्लेक्स फ्लिंटिगेस, मादा एंडीज इजिप्टी। फिर मक्खी में आती है बालू मक्खी जिसको सिक्ता मक्खी कहा था, सीसी मक्खी। पक्षी में भी बहुत सारे आते हैं, मुर्गी, पक्षी, चिड़िया, साइरस ये, और स्तनधारी में सुअर, चमगादड़, कुत्ता ये आते हैं। किसमें? रोग वाहक में इनको आता है। अब आता है इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं संक्रामक रोग का। रोग कारकों के आधार पर संक्रामक रोग को 5 प्रकार में बांटा गया है। तो पहले आते हैं परजीवी जनित समस्या, मतलब जो कि परजीवी के द्वारा होती है। तो इसमें आता है मलेरिया, पायलेरिया और पैचिस। मलेरिया, पायलेरिया और पैचिस ये परजीवी के कारण होते हैं। अब आते हैं जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इनमें हैजा, प्लेग, टीवी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, कोड़ या कुष्ठ रोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है वायरस अर्थात विषाणु, जिसमें एड्स, पोलियो, रेबीज, टिटनिस, जीका वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया विषाणु के अंतर्गत आते हैं। कवक, इसमें गंजापन, दाद और खाज। नेमेटोड, कृमि जनित समस्या जिसमें हाथी पांव की समस्या आपको देखने को मिलती है। देखिए इनके अलग अलग रोग हैं जो कि वनडे एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं याद करना कि परजीवी से कौन सा रोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के कारण होता है, तो इससे वन डे एग्जाम के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी ट्रिक देख लीजिए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रोग कारकों की संरचना और उनके कारकों के अध्ययन के लिए उन्हें देखने हेतु इलेक्ट्रॉनिक
या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सहारा लिया जाता है, जिसकी खोज नॉल और रक्सा ने की थी। तो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रक्सा ने की थी, जिससे माइक्रोबायोलॉजी जगत में क्रांति परिवर्तन देखने को मिली थी। देखिए कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी सूक्ष्म जीवी है, उसको यदि देखना है, पता करना है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले जरूरी होगी उसको देखने की। तो इसके लिए नॉल और रुक्सा ने क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में एक क्रांति आ गई थी। अब आते हैं बचाव का तरीका, क्या क्या हो सकता है संक्रामक रोग से बचने का तरीका। टीकाओं के जरिए संक्रामक रोग का समय पूर्व मुकाबला एक प्रशंसनीय कदम है। मतलब आपको कोई बीमारी हुई नहीं है, इससे पहले आप टीका लगवा लो उसका, तो आप क्या कर सकते हो? उससे मुकाबला कर सकते हो, लड़ सकते हैं आपका शरीर उससे। तो टीका लगाना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता है इसके लिए। फिर आते हैं जीवाणु जनित समस्या के लिए सभी परजीवी या जो प्रतिजैविक दवाइयाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक्स का जब करना चाहिए। जबकि जो वायरस जनित समस्या होती हैं उससे बचाव के लिए इंटरफेरॉन प्रोटीन और एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। देखो एंटीवायरल और इंटरफेरॉन प्रोटीन की दवाई करनी चाहिए वायरस के लिए, और यदि जीवाणु के द्वारा कोई बीमारी हो रही है तो हम उसके लिए प्रतिजैविक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। यौन संबंधी व्याधियों से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। अपने हाथों को सदा साफ सुथरा रखने भी संक्रामक बीमारियों की समस्या को समाप्त करने की दिशा में प्रथम स्वैच्छिक और कारगर उपाय है। इसके लिए हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करना चाहिए। रहन सहन में ठीक हालत, शुद्ध पेयजल, मलमूत्र निकास की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था द्वारा इन बीमारियों के फैलाव पर लगाम लगाई जा सकती है। बीमारियों से निपटने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों में विरंजक पाउडर, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ORS घोल, पैकेट क्लोरीन की दवाइयों की आवश्यकता उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य का स्वच्छता से गहरा नाता होता है, इसलिए स्वच्छता पूर्वक व्यवहार व्यक्ति को कई अनावश्यक बीमारियों से बचा सकता है। तो क्या होता है? स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए, और जीवाणु जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो इन्हीं कारणों से फैलते हैं, क्योंकि उनमें रोग वाहक होता है और रोग कारक होता है। तो रोग कारक यदि आपके शरीर में आ गया तो वो आपको बीमारी उत्पन्न कर देगा, और यदि आप वाहक के संपर्क में आ गए तब भी आप बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए अलग अलग कदम या फिर स्वच्छता पूर्वक कदम उठाने चाहिए। अब आते हैं असंक्रामक रोगों जिनको असंचारी रोग कहा जाता है। इनकी परिभाषा है, ये बीमारियां जिनका कारण रोग कारक नहीं होती, मतलब इसके रोग कारक की नहीं होती, ना ही इन बीमारियों के फैलाव में रोग वाहक की आवश्यकता होती है, इनको असंक्रामक बीमारियां कहा जाता है। ये बीमारियां छुआछूत द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ये बीमारियां निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती हैं, जैसे असंतुलित आहार द्वारा, जैसे मरासमस, हाइपोकैल्सीमिया, जीरोफ्लेथीमिया और एनीमिया। ये असंतुलित भोजन से होती है, ना कि किसी वाहक या कारक से होती हैं। शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि हो जाना, जिसको ट्यूमर या फिर कैंसर कहा जाता है। उपापचयी क्रियाओं में दोष द्वारा, मतलब पेट संबंधी जितने विकार हैं वो उपापचय, मतलब आपकी पाचन क्रिया में गड़बड़ हो गई। अब दुर्घटना के द्वारा शरीर के किसी भाग में क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे कैंसर, मधुमेह या गठिया हो जाता है। ये क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। अब आते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर। ये भी वनडे एग्जाम में तो आ सकता है और मेंस में तो डेफिनेटली आता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसके अंतर के आधार क्या क्या हो सकते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इनकी पहले परिभाषा। संक्रामक रोग, ये रोग जो रोग कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और रोग वाहकों द्वारा फैलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग कहा जाता है। रोग कारक क्या होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, ये रोग कारक होते हैं जिनसे कि रोग उत्पन्न होता है। रोग वाहक क्या होते हैं? जिससे कि रोग फैलता है। तो कीट, पक्षी और स्तनधारी के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, तो उनको कहा जाता है संक्रामक रोग। अब आते हैं असंक्रामक रोग। ये रोग जिनका कारण ना तो रोग कारक होता है और ना ही रोग वाहक, ये क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब ना ही इनका कोई कारण उत्पन्न होता है और ना ही यह एक इंसान से दूसरे स्थान में पहुंच सकते हैं रोग वाहक के द्वारा। तो ये क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपने कुछ कम खाया, प्रोटीन कम ले रहे हो तो आपको मरासमस वगैरह बीमारियां हो जाएंगी। विटामिन डी की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाएगा। लोहे की कमी हो रही है, ऐसे कुछ अलग अलग हैं जिनकी कमी होने से ये असंक्रामक रोग हो जाते हैं। अब इनका फैलाव कैसे होता है? तो जो संक्रामक रोग होते हैं उनको सत्संगी रोग कहा जाता
है या सत्संगी रोग होते हैं, अर्थात छुआछूत के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं और यह बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। अब आते हैं आसंगी रोग या फिर असंक्रामक रोग। ये क्या होते हैं? आसंगी होते हैं, मतलब ये छुआछूत के द्वारा नहीं फैल सकते। तो उनको अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी मम्मी को डायबिटीज होगी और आपकी आंटी को भी हो जाए, जो उनके साथ उनकी सहेली होंगी उनके लिए भी डायबिटीज हो जाए, नहीं होता ना ऐसा। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर होता है कि यदि आपकी मम्मी को सर्दी जुकाम है तो आपकी उनकी सहेली को सर्दी जुकाम हो सकता है, क्योंकि वो संक्रामक रोग है। तो आसंगी रोग में क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, मतलब ये छुआछूत की बीमारी है ही नहीं। अब आते हैं माध्यम क्या क्या होते हैं। तो अभी पढ़ा था कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनके लिए वाहक की जरूरत होती है, माध्यम चाहिए पड़ता है। तो ये जो इनका संवाहन है, मतलब एक इंसान से या रोग कैसे संवाहन कर सकता है, कैसे फैलता है, तो जल से फैल जाएगा, वायु से फैल जाएगा, लार से फैल जाएगा, पसीने से फैल जाएगा। तीनों माध्यम हो सकते हैं, जल, वायु, लार, पसीना, इसके लिए माध्यम होते हैं। अब असंक्रामक रोग क्या होते हैं? इनको असंतुलित आहार, अपापचयी विकार, अनियंत्रित कोशिका विभाजन और दुर्घटना आदि के द्वारा जो असंक्रामक रोग हैं वो फैलते हैं। और जो संक्रामक रोग होते हैं यह कम समय में अधिक तेजी से फैलने की क्षमता रखते हैं। संक्रामक रोग को अधिक दुष्कर और दुष्टकारी माना जाता है। जैसे कि अभी सबसे अच्छा एग्जांपल आप कोरोना को ले सकते हो, कितने जल्दी जल्दी फैल रहा था। एक पेशेंट निकलता था एक कॉलोनी में, फिर दूसरे दिन आप सुनते थे कि उसी कॉलोनी में 10-15 लोग निकल आए, फिर क्या होता था, पूरी कॉलोनी सील कर दी जाती थी। तो ये क्या था? दुष्कर था। फिर एक कॉलोनी से एक शहर में फैला, एक शहर से पूरे भारत में फैला, भारत से नहीं, मतलब चीन से पूरे दुनिया में फैल गया। वो कितना दुष्कर था कि पूरे हर कहीं लॉकडाउन लगाने की प्रॉब्लम आ गई। तो ये क्या थे? संक्रामक रोग थे। अब आते हैं असंक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। असंक्रामक रोग कैसे होता है कि यदि आपकी मम्मी बीमार है, उनको अर्थराइटिस वगैरह है या एनीमिया है, बीमार हो गई हैं, तो आप उनकी सेवा कर सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, लेकिन आप बीमार नहीं होगे। तो ये क्या होते हैं? संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आते हैं नकारात्मक प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 500 से अधिक नई संक्रामक बीमारियां उभर कर सामने आई हैं। जैसे कि कितने कोरोना ही आया तो कोरोना के कितने सारे वेरिएंट आ गए थे, है ना। तो इसी प्रकार अलग अलग बीमारियां, जैसे निपा वायरस आपने सुना होगा, अलग अलग वायरस हैं, तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं और नई नई बीमारियां या फिर नए नए रूप दिखाने लगते हैं और नए नए उभर के सामने आते हैं। अब आते हैं असंक्रामक रोग। इन रोगों के कारण देश भर में या दुनिया भर में 70 से 71% मृत्यु होती हैं। क्यों? संक्रामक रोग से की बराबर ही ये भी उतने ही हानिकारक हैं, असंक्रामक रोग भी। अब आते हैं इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं इनसे निपटने के लिए व्यंजक चूर्ण, मतलब आप जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पानी वगैरह में मिला दीजिए। ORS का घोल पैकेट हमेशा अपने साथ रखिए। क्लोरीन की गोली की उपलब्धता आवश्यक होती है इसके उपचार के लिए। अब जो असंक्रामक रोग होते हैं इसके लिए असंक्रामक रोग के खतरे को कम करने के लिए रेशेदार और परिष्कृत अनाजों का सेवन करना चाहिए, मतलब हर प्रकार का पौष्टिक भोजन आपको करना चाहिए, तो असंक्रामक रोग नहीं हो सकते। तो ये था अपना पहला टॉपिक जो कि अपन ने संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग और मानव स्वास्थ्य पढ़ा था। अब आता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जो कि हमारा है दूसरा टॉपिक। तो हम इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। भारत में टीकाकरण की नीति 1975 में आई थी। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण के विस्तृत कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। तो देखिए, सबसे पहले अपना भारत है, इसमें यदि कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं चलानी है तो कौन चलाता है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो टीकाकरण कार्यक्रम कब आया था? 75 में आया था। और इसको सबसे कार्यक्रम को वर्ष 1978 में कार्यक्रम को अच्छे से शुरू कर दिया गया था। पूरे भारत में टीकाकरण के विस्तृत कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था और यह सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। अब आते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था या संशोधित किया गया था, ताकि 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई टीके प्रदान करती है। देखिए,
पहले आता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। तो हमेशा इसको 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 3 मार्कर होते हैं, इसमें अपन इसको याद करेंगे। तो पहले इसकी बात शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1978 में। इसको ही विस्तृत करके पूरे भारत में फैला दिया गया। और ये क्या है? देश का या दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो 3 पॉइंट हो गए, 3 मार्कर कंप्लीट। अब आता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था कि 1990 के दशक तक इसको पूरा कंप्लीट करके हर जिले को कवर करके चरणबद्ध तरीके से एक स्टेप वाइज इसको कंप्लीट किया जाए। और इसको भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई टीके प्रदान किए करती है। अब आता है टीका या वैक्सीन होती क्या है? टीका या वैक्सीन प्रक्रिया निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। मतलब ये क्या है? निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चलाने वाली एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। इसमें मृत, जीवित या निष्क्रिय या अक्रिय रोग कारकों को कुछ मात्रा या सूक्ष्म को मानव शरीर के अंदर हस्तांतरित या प्रवेश कराकर एंटीबॉडी की संख्या में वृद्धि कर बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाए जाने की तकनीक टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है? टीका में या वैक्सीनेशन में क्या होता है? एक मृत या फिर जीवित या निष्क्रिय एक वायरस ले लेते हैं या सूक्ष्म मात्रा में उसको जो रोग कारक होता है उसको मानव के शरीर के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। अब वो छोटी संख्या में होता है और निष्क्रिय होता है तो अपने जो शरीर होता है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है और उसको पता चल जाता है कि इस एंटीबॉडी से ये वाला वायरस या ये वाला जीवाणु मर सकता है। तो उसके लिए वो सतर्क हो जाती है और उसकी संख्या बढ़ जाती है। और यदि कभी भविष्य में यदि वो वायरस या बैक्टीरिया फिर से शरीर में प्रवेश करता है तो वो फिर से ही वैसे ही एंटीबॉडी बनाकर अपने शरीर को बचा लेती है। तो हमेशा आप देखना कि जो जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं, टीका होती हैं, जो छोटे बच्चों को लगाई जाती हैं, 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादातर लगाई जाती हैं, क्योंकि जो 5 साल तक मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर ज़्यादा होती है उसकी। तो उस टाइम पे वैक्सीन ज़्यादा लगाई जाती हैं, क्योंकि बचपन में आप छोटी सी मात्रा में एक विषाणु को आपके शरीर में डाल दीजिए, फिर उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी भी होती हैं जो कि आपके शरीर में एंटीबॉडी उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाकर उस बैक्टीरिया को मार देती हैं। फिर वो एक सेव कर लेती हैं कि ये वाला बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में आया था तो हमने इस वाले स्ट्रक्चर को बनाकर उसको मारा था। तो कभी भविष्य में 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद यदि आपके शरीर में वैसा ही वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो वो फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएगी और उसको मार देगी। तो पहले से उसके लिए सतर्क बना देते हैं। वैक्सीन टीका में कमजोर या मृत रोगवाहक को शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, जो कि मुख के माध्यम से प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की बायोलॉजी प्रोसेस टीकाकरण कहलाती है। जो बायोलॉजी प्रोसेस होती है जिससे मानव शरीर का इम्यून सिस्टम को अच्छा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वैक्सीनेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पोलियो का टीकाकरण कराया जाता है जो कि मुख से दी जाती है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है जो कि सुई के माध्यम से लगाया जाता है। इसमें डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पेट्यूसिस और टिटनेस। इसके लिए यह टीका लगाया जाता है। अब आता है इतिहास। फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का सर्वप्रथम विकास एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक रोग भारत में चेचक माता जिसको कहा जाता है को समाप्त करने के लिए इसका आविष्कार किया था। इसलिए टीकाकरण का पिता किसको कहा जाता है या फिर वैक्सीनेशन का फादर कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने क्या किया था 1796 में चेचक रोग के लिए टीका बनाया था। अब आता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले वायरल रोग जिसको चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा निर्मित किया गया था, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान हुई थी। इसी कारण से प्रतिरक्षा विज्ञान अर्थात इम्यूनोलॉजी का पिता भी किनको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। अब आते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। UIP के तहत प्रदान किए जाने वाले टीके कौन कौन से होते हैं? नवजात शिशुओं और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले टीके। BCG का टीका, यह नवजात शिशुओं को टीबी से बचाने हेतु एंटी टीबी टीका बैसिलस कालमेट ग्यूरिन दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन।
का टीका दिया जाता है, जिससे कि वो एंटी टीवी टीका होता है। ये बच्चों के जन्म के समय 1 वर्ष के भीतर बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है और यह परम आवश्यक होता है। कब लग जाता है? तो ये 1 वर्ष के भीतर लग जाता है बीसीजी का टीका। अब आता है ओपीवी का टीका। ओपीवी का तात्पर्य ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस नामक बीमारी या वायरस से बचाता है। ओपीवी को मौखिक या मुख के माध्यम से 2 बूंदों के रूप में दिया जाता है, जिसका शायद ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो बच्चे जल्दी जल्दी से पी लेते हैं 2 बूंद जिंदगी, और अच्छी भी होती है ये, ज़्यादा इतनी नहीं होती कि बच्चे रोएं या फिर नाटक करें। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के लिए दिया जाता है। अब आता है हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी के वायरस से नवजात शिशुओं की रक्षा करने के लिए दिया जाता है। पेटावेलेंट वैक्सीन का टीका। यह टीका सामान्यतः 5 रोगों डिप्थीरिया, टेटनस, पेट्यूटिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, पेटियोसिस और इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों की रक्षा करने के लिए संयुक्त वैक्सीनेशन है, जिसको क्या कहा जाता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कितने रोगों के लिए होता है? 5। पेटा मतलब 5, पेटावेलेंट 5 के लिए। पहले आता है डिप्थीरिया, टेटनस, पेटियोसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस। 5 बीमारियों के लिए ये संयुक्त वैक्सीन है। फिर आता है रोटा वायरस वैक्सीन का टीका। यह रोटा वायरस सीवियर डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। यह चुनिंदा जो जिले हैं, मतलब कुछ चिन्हित जिले हैं, उनमें इनको दिया जाता है। इनकी 5 बूंदों को मौखिक रूप से दिया जाता है रोटा वायरस की। रोटा वायरस हो गया और पोलियो की वैक्सीन हो गई। कैसे दी जाती है? मुख के माध्यम से दी जाती है। जीई का टीका। जीई टीकाकरण से तात्पर्य जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण है। यह जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जीई टीकाकरण भी कुछ स्थानीय जिलों में दिया जाता है। अब आता है डीपीटी का टीका। इसमें तृतीयक प्रतिजन टीका अर्थात ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को प्रमुख बीमारियों से, जो कि इनके नाम है डिप्थीरिया जिसको रोहिणी या गलघोंटू कहा जाता है, काला खांसी जिसको पेट्यूसिस या हुपिंग कफ कहा जाता है, और टिटनेस जिसको धनुष्टाकार और लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के लिए बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीपीटी का टीका का फुल फॉर्म क्या है? तो डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पेट्यूसिस और टी से हो गया टिटनेस। यह वनडे एग्जाम में आता है, तो इनका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो टिटनेस के लिए तीनों रोगों के लिए दिया जाता है बच्चों को। ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। फिर आता है एमएमआर। इसका टीकाकरण, एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मिजल्स जिसको खसरा कहा जाता है, मम्स जिसको गलसुआ कहा जाता है, और रेबीज जिसको हाइपोफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज से बचाने के लिए यह टीका दिया जाता है। यह क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इतने सारे टीके दिए जाते थे। पहला कौन सा दिया जाता था? बीसीजी का टीका, जो कि टीबी के लिए दिया जाता था। इसमें वैसिलस कालमेट ग्योरिन प्रदान किया जाता है। फिर आते हैं ओपीवी जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, मुख के द्वारा दी जाती है बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए, जिसको पोलियोमेलाइटिस नामक विषाणु से बचाया जाता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के वायरस से बचाने के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन, इसमें 5 बीमारियों को बचाने के लिए दिया जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस, टिटनेस, पेट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने के लिए दिया जाते हैं। संयुक्त वैक्सीन है। फिर आती है रोटा वायरस। यह सीवियर जो डायरिया होता है उससे बचाने के लिए बच्चों के लिए मुख के द्वारा 5 बूंद दी जाती हैं। पोलियो की 2 बूंद और जो रोटा वायरस है उसके लिए 5 बूंद दी जाती हैं। फिर जीई का टीका किसके लिए लगता है? तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका होता है, उससे बचाने के लिए बच्चों को कुछ जिलों में ये दिया जाता है। डीपीटी का टीका, यह डिप्थीरिया, पेट्यूसिस और टिटनेस से बचाने के लिए बच्चों को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। फिर आता है एमएमआर। इसमें मीजल्स, मम्स और रेबीज से बचाने के लिए बच्चों को दिया जाता है। अब आती है गर्भवती महिलाओं को क्या क्या दिया जाता है। तो टीकाकरण दिए जाने का समय, खुराक कैसे देना है और किस स्थल पर देना है। तो सबसे पहले कौन सा है? तो ये TT1 का है। गर्भ अवस्था के प्रथम महीने में इसको दिया जाता है। देखो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है TT1, तो पहले महीने में ही दे दो भैया, प्रारंभिक माहों में दिया जाता है। 0.5 मिलीलीटर दिया जाता है ml।
ml दिया जाता है। मांसपेशियों में अर्थात मतलब हाथ वगैरह में दिए जाते हैं, मांसपेशियों में दिए जाते हैं और ऊपरी बाह में आप उनको दे सकते हैं। फिर आता है TT2 का टीका, यह TT1 के 4 सप्ताह बाद देते हैं और इसमें भी 0.5 ml दिया जाता है, मांसपेशियों में दिया जाता है और ऊपरी बाहों में भी इसको दिया जाता है। फिर TT का जो बूस्टर होता है, इसमें गर्भवती महिलाओं के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर TT के 2 खुराक दिए जाते हैं। इसमें भी 0.5 ml दिया जाता है, मांसपेशियों में दिया जाता है और ऊपरी बाहों में दिया जाता है। मतलब सबका स्थल वही है, ऊपरी बाहों में देंगे, मांसपेशियों में और 0.5 ml देंगे, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं और इनका टाइम पीरियड अलग है। जैसे कि TT1 कब दिया जाता है, प्रारंभिक महीनों में दिया जाता है। TT2 कब दिया जाता है, प्रारंभ जो पहला TT1 लगा है उसके 4 सप्ताह बाद देंगे। और TT का बूस्टर कब देंगे, गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर TT की 2 खुराक दी गई हैं तब दिया जाता है ये। अब आता है आयुष चिकित्सा पद्धति क्या होती है। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, उससे अन्य पारंपरिक प्रणालियों के विकसित एवं प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। तो ये भारत सरकार क्या कर रही है, जितनी प्राचीन सभ्यताएं थी, प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, जैसे कि यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, योगा, इसको फिर से विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जिसमें से एक क्या है, आयुष चिकित्सा पद्धति। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा या प्राकृतिक चिकित्सा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा, एच से होता है होम्योपैथी। आयुष को एलोपैथी की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। मतलब एलोपैथी जो अपन नॉर्मल टैबलेट वगैरह खाते हैं, इसका वैकल्पिक रूप क्या है या चिकित्सा क्या है, आयुष। यह चिकित्सा पद्धति एलोपैथी की तुलना में अत्यधिक कम लागत वाली होती है। इसी कारण से इस पद्धति में यह क्षमता है कि यह बड़ी संख्या में देश के नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सकती है। भारत को आयुष अर्थात आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की अतुलनीय विरासत प्राप्त है और इसको विकास कर रही है भारत। देखिए आयुष में क्या होता है, जो एलोपैथी होती है, जो आप नॉर्मल टैबलेट वगैरह खाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो क्या कहलाती है, एलोपैथी। उसमें क्या होता है, आप टैबलेट खाते हो, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। आपने नोटिस किए होंगे, कभी आप खा लेते हो, गर्मियों वगैरह में खा लेते हो तो गर्मी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप दूध के साथ खाइए, जूस वगैरह लीजिए, अलग अलग फ्रूट्स वगैरह लीजिए, जिससे कि वो टेम्परेचर ठीक रहे या फिर वो कम उसका साइड इफेक्ट आए। तो एलोपैथी में क्या होता है, साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन और कुछ समय तक ही इसका प्रभाव दिखता है। लेकिन जो आयुष होता है उसमें आपके लिए लॉन्ग टर्म सिक्योर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इसको आप बहुत सस्ता पड़ता है ये वाला इलाज और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप इससे सुरक्षित हो जाते हैं। अब आती है मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं क्या क्या हैं, नाम, उनकी स्थापना और उनके कार्य क्या क्या रहे हैं। पहली आती है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद के लिए बनाई गई है, तो 1976 में बनाई गई थी। इसकी स्थापना जयपुर में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सा प्रणाली पर प्रशिक्षण देना और अनुसंधान करना। तो सबसे पहले आती है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद में क्या होता है, सबको पता होगा, बताइए क्या होता है। आयुर्वेद में आपको प्राचीन शिक्षा के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से आपका इलाज किया जाता है ना। तो आप जड़ी बूटियों को देख के क्या बोलेंगे, जय हो, तो अपन क्या बोलेंगे, जय हो। तो कहाँ पर स्थित है ये, जयपुर में स्थित है। और एक बार से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन, तो 6 से 7 दिन आपको ये लेनी पड़ेंगी। तो 7-6 तो पूरे सप्ताह लेनी है। तो पूरे सप्ताह के होते हैं 7 दिन, तो 7 दिन ले लो और एक दिन आप स्किप कर सकते हो, तो अगले हफ्ते 6 दिन ले सकते हो। तो 7 दिन 6 दिन, 7 दिन 6 दिन, 7 दिन 6 दिन। तो जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है वो 1976 में बनाई गई थी। जय हो, जयपुर में इसको स्थापित किया गया था और आयुर्वेद के बारे में शिक्षा देती है, अध्ययन करती है, प्रशिक्षण करती है और यह अनुसंधान का कार्य है। अब आती है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। तो मोरारजी देसाई है, योग, आपने देखा होगा अभी की जो जीवन रेशियो है, कितनी आयु होती है, रिटायरमेंट की कितनी आयु है, 60 है।
आप चाहते हो कि हम 18 साल से 60 साल तक अच्छे स्वस्थ जीवन जिए, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आप भी मुरारजी देसाई जैसे योगा करने लगिए, तो 60 साल के बाद तक भी जिएंगे। तो 1860 में इसकी स्थापना की गई थी, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान की। अब आती है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। यह यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यूनानी, हमारी नानी जो है ना वो बंगले में रहती हैं, तो बंगला अर्थात बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की, और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो यूनानी, नानी हमारी थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है तो थोड़ी सी ऐसे टिक टिक के चलती हैं, तो एट टिक टिक एट इट्स चलती हैं और 7 दिन चलती हैं, 7 दिन 87 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। और काम क्या करता है? यूनानी चिकित्सा है उसको बढ़ावा देता है। अब आती है सिद्धा राष्ट्रीय संस्थान। तो सिद्धा से संबंधित है, इसकी स्थापना क्या है? सिद्धा, आप किसी इंसान में, भगवान में श्रद्धा होगी, किसी विचार में श्रद्धा होगी तो आप क्या रहेंगे? आराम से चैन से रह सकते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है या फिर इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? चेन्नई में की गई है। अब आती है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए। होम्योपैथी दवाई आपने खाई होगी, छोटी छोटी सी होती है, वाइट वाइट कलर की, सावधानी की जैसी गोलियां होती है, मीठी मीठी। तो होम्योपैथिक में क्या होता है? छोटी छोटी बड़ी सी गोलियों को छोटे छोटे काट के देते हैं, तो काट के देते हैं। तो कलकत्ता होम्योपैथी को बढ़ावा देती है और जल्दी से पच जाती है, बच्चे भी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि मीठी मीठी होती है। तो 75 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कितनी संस्थानें हैं? 6 संस्थानें हैं। पहली कौन सी है? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक। आयुर्वेद के लिए आपको रोज खानी पड़ेगी, तो एक आप ऐसा कर सकते हो, एक हफ्ते में 7 दिन खा लो, एक दिन 6 दिन खा लेना। तो 76 में इसकी स्थापना हुई थी। जब भी हम आयुर्वेद को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? जय हो। तो जयपुर में इसका मुख्य स्थापना की गई थी। क्या करती है? आयुर्वेद के बारे में प्रशिक्षण देती है, उसके बारे में रिसर्च करती है और अनुसंधान इसका करने का काम है। अब आती है मुरारजी देसाई योग संस्थान। यदि आप योग करोगे तो मुरारजी देसाई से 18 से 60 साल तक बिल्कुल निरोग जीवन जियोगे। तो 1860 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनानी, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। हमारी नानी कहाँ रहती है? बेंगलोर में रहती है। तो स्थापना कहाँ करेंगे? हम बेंगलोर में करेंगे। हमारी नानी ना यूनानी की बड़ी वाली ज्ञाता हैं जो टिक टिक करके चलती हैं। तो 87 में इसकी स्थापना की गई थी, यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब आती है सिद्धा। हम किसी में श्रद्धा रखेंगे तो क्या रहेगा? हमारा जीवन चैन से रहेगा, चेन्नई में रहेंगे। तो सिद्धा राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान। होम्योपैथी की गोली कैसी होती है? छोटी छोटी सी होती है, कटी कटी सी होती है, बड़ी गोली को काट के छोटी गोली कर देते हैं। तो कलकत्ता, काट काट के बनाते हैं। तो होम्योपैथिक की चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? कलकत्ता में है और जल्दी पच जाती हैं। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हो गई हमारी सारी याद, आप इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब आती है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। इसकी परिभाषा। रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत की प्राचीन परंतु आधुनिक समय में बहुत उपयोगी चिकित्सा शास्त्र में यह विद्या अपने पेड़ पौधों के महत्वपूर्ण भागों का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधों से किसी भाग, जैसे पत्ती का कोई अलग यूज है, उसकी छाल का कोई अलग यूज है, उसकी जड़ का कुछ अलग है, टहनियों का अलग है, तो उसके अलग अलग भाग में अलग अलग मात्रा में दवाइयाँ होती हैं। तो उसका उपयोग करके हम किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आयुर्वेद चिकित्सा। इनके पिता क्या थे? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के पिता कहा जाता है चरक को, जो कि महर्षि चरक संहिता के रचयिता हैं। महर्षि चरक, जिनको किसका पिता कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। अब आती है इनकी समानता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एशिया और अफ्रीका के 80% लोग हर्बल दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु निर्वनीकरण की समस्या के कारण भारत में यह धीरे धीरे समाप्त हो गई है। मतलब निर्वनीकरण बन ही नहीं है तो दवाइयों के पेड़ कैसे रहेंगे? बहुत सी जड़ी बूटियां झाड़ियों के रूप में, घास के रूप में लगी होती हैं। आप खेत में कभी जाइए, खेतों की जो बगल में जगह होती हैं वहां पर आपको वो चारा या घास वगैरह दिख रही होगी, लेकिन जो सच्चा आयुर्वेदिक वाला एक व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो उनको देखकर दवाइयाँ ढूंढ सकता है। तो क्या है? निर्वनीकरण हो गया है, बन ही नहीं बचे हैं, तो दवाइयाँ कैसे होंगी? जिसके कारण ये क्या समस्या बढ़ गई है, भारत में आयुर्वेदिक लोग कम अपना रहे हैं। अब आते हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति। इसका प्रारंभ, यह विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसकी शुरुआत ग्रीस अर्थात यूनान में
हुई थी, इसलिए इसको यूनानी कहा जाता है। चिकित्सा पद्धति भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में शुमार देशों की बहुत बड़ी संख्या के लिए वरदान साबित हुई है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में वन से प्राप्त औषधियों के अलावा जंतु, समुद्री पादप, जंतु, खनिजों का उपयोग करके दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि आप नॉर्मल घास को, जड़ी बूटियों को पेड़ पौधों से लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो गई, वो आयुर्वेदिक हो गई औषधि। लेकिन आप यूनानी में क्या होता है, जंतुओं का उपयोग भी करते हैं, पादप का उपयोग करते हैं, जंतु का करते हैं, खनिजों का उपयोग करते हैं दवाई बनाने के लिए, तो वो यूनानी हो गई। कहाँ से आई है, ग्रीक यूनान से आई है। इसमें कफ, बलगम, पीला पित्त जिसको शफरा कहा जाता है, काला पित्त जिसको शौदा कहा जाता है, प्रधानता के आधार पर रोग के लक्षणों का पता किया जाता है। इनके पिता हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा पद्धति को भारत में स्थापित किया था। तो भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, तो हकीम अजमल खान को जाता है। लेकिन यूनानी चिकित्सा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हिप्पोक्रेटस हैं, जिसको पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या जो चिकित्सा पद्धति है इसका जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, तो यदि यूनानी जानकार बनना है तो जो अपन 12वीं करते हैं उसके बाद छात्र को BUMS में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो अपन यूनानी शिक्षा सीख सकते हैं। अब आते हैं क्या, सिद्धा चिकित्सा पद्धति। इसका परिचय, भारत में दवा निर्माण की सबसे पुरानी प्रणाली में से एक है सिद्धा चिकित्सा पद्धति। इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल साहित्य में मिलता है। सिद्धा प्रणाली काफी हद तक प्राकृतिक से चिकित्सा में विश्वास रखती है, मतलब प्राकृतिक से आप चिकित्सा कर सकते हैं। इसकी परिभाषा, सिद्धा शब्द का अर्थ होता है उपलब्धियों एवं सिद्ध संत पुरुष होते हैं जो दवा के परिणाम हासिल कर लेते हैं। इस भाग में उन्हीं परिणामों और उनके वर्तमान उपयोग बनाता है, ये बताया गया है। संतुलित तरीके से अंतर्निहित शक्तियों को बेहतर बनाने और उसे विकसित करने के लिए एक अनुशासन के रूप में लोकप्रिय योग की जानकारी प्रस्तुत करता है। ये था सिद्धा। सिद्धा क्या होता है, सिद्ध पुरुष या सिद्ध इंसान से तात्पर्य होता है इसका। इसमें क्या होती हैं, जो दवाएं में परिणाम हासिल करते हैं, इस भाग में इन्हीं परिणामों और वर्तमान उपयोग बताया जाता है। संतुलित तरीके से अंतर्निहित शक्ति को बेहतर बनाने और उसे विकसित करने के लिए एक अनुसंधान या अनुशासन के रूप में लोकप्रिय योग की जानकारी प्रस्तुत करता है। अब आते हैं आयुर्वेद में समानता। इस प्रणाली के प्रसिद्ध और नियम रसायन विज्ञान में विशेषताओं के साथ आयुर्वेद से करीबी समानता रखते हैं। जो भोजन मानव शरीर ग्रहण करता है, जिन दवाइयों का उपयोग करता है, वे सभी पंच तत्व से बनी होती हैं। दवाओं में मौजूद तत्वों का अनुपात बदलता है और उनकी प्रमुखता और अन्यथा कुछ प्रक्रिया व चिकित्सा परिणामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। आयुर्वेद की तरह सिद्धा प्रणाली भी मानव शरीर को 3 देह द्रव्यों, 7 बुनियादी ऊतकों और मलमूत्र एवं पसीने जैसे अपशिष्ट उत्पादों के लिए मानता है। सिद्धा में निदान और उपचार। चिकित्सा की सिद्धा प्रणाली इस बात पर जोर देती है कि चिकित्सा उपचार न केवल रोगों को उन्मुक्त करता है, बल्कि यह रोगी पर्यावरण, मौसम की स्थिति, उम्र, लिंग, जाति, आदतों, मानसिक फ्रेम, निवास स्थल, आहार, भूख, शारीरिक स्थिति, शारीरिक गठन आदि को भी ध्यान में रखती है। इसका अर्थ यह है कि उपचार व्यक्ति परक हो, जो यह सुनिश्चित करता है कि निदान और उपचार में गलतियां न्यूनतम हो। मतलब ये सभी हर प्रकार के मतलब एंगल को देखकर उसका उपचार करता है सिद्धा का राष्ट्रीय संस्थान जो कि NIS चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान NIS चेन्नई आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अब आता है योग चिकित्सा पद्धति। योग मनोविज्ञान के साथ साथ उच्च चिंतन, मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक विकास में सहयोगी होता है। योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्तियों में शुमार तथा इसका विकास करने का शास्त्र है। यह
पूर्ण आत्मानुभूति पाने के लिए इच्छुक मनुष्यों के लिए साधन उपलब्ध कराता है। दैनिक जीवन में योग चिकित्सा पद्धति तनावहीनता, श्वसन चिकित्सा, पीठ और जोड़ों के दर्द में लाभकारी के साथ साथ अन्य चिकित्सा विज्ञान की पद्धति में पूरक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। योग के अध्ययन में मानसिक विकार एवं व्याधियों की रोकथाम कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता सिद्ध होता है। योग चिकित्सा पद्धति न केवल इंद्रिय संयम के साथ साथ तंत्रिका तंत्र है उसको भी नियमित करता है। मतलब ये खुद व्यक्ति की जो चिकित्सा पद्धति है उसको संयम करने के लिए, इंद्रियों को संयम करने के लिए, तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मानसिक विकार को हटाता है, व्याधियों को रोकथाम करता है और मनुष्य के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको भी बढ़ाने में सहायक होता है। यह जोड़ों के दर्द, श्वसन चिकित्सा, पीठ, तनावहीनता और योग चिकित्सा में योगदान देता है। यह मनुष्य को जो इच्छुक साधन है आत्मानुभूति पाने के लिए बनाता है। यह अब आता है विश्व योग दिवस। 21 जून को पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी लोगों को लंबी आयु प्रदान करता है। इसी कारण से विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत रखा गया। जो प्रस्ताव था वो रखा गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में इसको मनाने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की 11 दिसंबर 2024 को हुई आम सभा में विश्व योग दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया तथा भारत में यह दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अब आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। नई दिल्ली में इसको बनाया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है तथा पूरी तरह से आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको वित्त पोषित होता है। अब आता है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति दिवस और जनक। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। होम्योपैथिक भारत में लगभग 200 साल पहले प्रारंभ की गई थी। आज यह भारत की बहुलवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होम्योपैथिक एक चिकित्सा पद्धति है जो कि औषधियों और उनके अनुप्रयोगों पर आधारित है। अब आता है इतिहास। भारत में होम्योपैथिक उस समय आरंभ की गई थी जब कुछ जर्मन मिशनरियों और चिकित्सकों ने स्थानीय निवासियों के बीच होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया। तथापि होम्योपैथिक ने भारत में 1839 में उस समय अपनी जड़ पकड़ी जब डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिंगबर्गर ने स्वतंत्रों के पक्षपात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया था। डॉक्टर हेनिंगबर्गर तत्कालीन कलकत्ता में बस गए और हैजा चिकित्सा के रूप में लोकप्रिय हुए। जो हैजा चिकित्सक थे उसके रूप में लोकप्रिय हुए। 1973 में संसद ने देश में होम्योपैथिक चिकित्सा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम पारित किया जो कि 1973 में पारित किया गया था। अब आते हैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद CCRH आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है। यह संगठन होम्योपैथिक में समन्वय और विकास, प्रसार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। भारत में होम्योपैथिक शहर या सरकार में निरंतर प्रयासों के कारण केंद्र और सभी राज्यों में होम्योपैथिक का एक संस्थागत ढांचा स्थापित हुआ है। होम्योपैथी में स्वास्थ्य सुविधाएं सेवा राज्य सरकारों और म्युनिसिपल निकायों, श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले 235 अस्पतालों और 8117 औषधालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य। वर्तमान में होम्योपैथिक को 80 से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इसे 42 देशों
में लगभग अलग औषधि प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है और 28 देशों में पूर्व और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में इसको मान्यता दी गई है। पूरक या वैकल्पिक रूप चिकित्सा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। अधिकांश यूरोपीय देश होम्योपैथी के बारे में जानते हैं और इसमें से 29% अपने यहाँ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल भी करते हैं। ये थी हमारी आयुष कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।